तो पिछले बार हमने रक्त पित्त चिकित्सा चालू किया था एंड वी हैव सीन दैट व्हाट वर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, द उपसंहार ऑफ रक्त पित्त चिकित्सा। रक्त पित्त चिकित्सा पढ़ के उसमें क्या क्या समझने को मिलने वाला है। So रक्त पित्त चिकित्सा is the fourth chapter of चिकित्सा स्थान. The first three chapters are रसायन अध्याय, वाजीकरण अध्याय and ज्वर चिकित्सा. So रक्त पित्त is the fourth chapter. In निदान स्थान also it was the fourth chapter because it is said that रक्त पित्त is created by the anger of Shiva, just as ज्वर शंकर भगवान के क्रोध से बना है, तो ज्वर के बाद रक्त पित्त की उत्पत्ति हुई है। रक्त पित्त नाम ही समझाता है कि इसमें रक्त की दुष्टि है और पित्त के वजह से है। लास्ट टाइम आई हैड टोल्ड यू कि रक्त और पित्त एक साथ लिखने हैं। रक्त पित्त सिंगल वर्ड है, इट इज नॉट टू डिफरेंट वर्ड। सो व्हाट ऑल वी विल लर्न द निरुक्ति, लक्षण, गति, संप्राप्ति, उसके बाद उपद्रव, साध्यासाध्यत्व, चिकित्सा सूत्र, शोधन शमन विधि, डिफरेंट कल्प एंड व्हाट आहार विहार वी आर गोइंग टू टेक इन रक्तपित्त और द पेशेंट इज गोइंग टू टेक इन रक्तपित्त. Now first of all, before understanding any disease, what is more important is understanding what are the causative factors or what by what pathology we can explain the disease in today's world. So रक्त पित्त, as we have discussed last time, that रक्त पित्त में होता क्या है? रक्त पित्त में शरीर के सभी द्वारों में से रक्त आना चालू हो जाता है. द्वार कौन कौन से? दो आंख, दो नाक, दो कान, एक मुंह, ये ऊपर के द्वार हो गए, और गुद और उपस्थ ये नीचे के द्वार हो गए. तो गुद और उपस्थ नीचे के द्वार हो गए. उपस्थ में स्त्रियों का यूरिनरी ट्रैक्ट और वजाइनल ट्रैक्ट दोनों पकड़ लेते हैं. तो गुद और उपस्थ ये नीचे के द्वार हो गए, और मुंह, दो आंख, दो कान, दो नाक ये ऊपर के द्वार हो गए. इसके अलावा उन्होंने एक द्वार और बताया है, दैट इज रोमरंध्र, मतलब बिलो द स्किन, द ओपनिंग, द पोर्स ऑफ द स्किन, दैट इज ऑल्सो अ द्वार इन रक्तपित्त, जो तीर्यक रक्तपित्त में जाता है. रक्तपित्त जब तीर्यक हो जाता है, विच वी विल सी. सो बेसिकली इट इज अंडरस्टैंडेबल दैट रक्त को पित्त दूषित करता है, रक्त को पित्त दूषित करता है. रक्त की मात्रा बढ़ जाती है, बढ़ जाने की वजह से वो अलग अलग स्रोत मुखों से या अलग अलग द्वारों से बाहर आता है. सो इफ वी अंडरस्टैंड द डिसीज, दिस इज अ सिंपल केस ऑफ एक्सटर्नल hemorrhage. This is a simple case of external hemorrhage. When I say simple, I mean the लक्षण is simple, not the pathology. इसकी संप्राप्ति या पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी कॉम्प्लेक्स, बट सिंपली इट इज एन एक्सटर्नल हीमोरेज व्हाट वी कैन सी फ्रॉम द आउटसाइड. तो एक्सटर्नल हीमोरेज किस वजह से होता है? व्हाई डज ब्लड ऊज आउट ऑफ द बॉडी? नॉर्मली आप में या मेरे में ब्लड बाहर आता हुआ दिखता नहीं है, राइट? तो इन पेशेंट्स में ब्लड ऊजिंग आउट हो जाता है. सो लेट अस look at some of the factors because of which Rakta Pitta oozes out. Now this slide is because we want to understand the disease. This slide is not a part of Charak. So first of all, to understand Rakta Pitta or to understand the external hemorrhagic factor, we have to understand that here what is deficient or what is vikrut, what is damaged, the clotting mechanism is damaged. That means blood, usually when blood comes out from any part of the body, what happens is the platelets are exposed to air, or the platelets are exposed to the epidermal tissue, where there is a factor which induces disintegration of platelets as well as formation of fibrin along with collagen. So in that fibrin, collagen, the platelets get engaged, and that is why a lid like structure is formed which closes or which plugs, which shuts down उस स्रोतस के या उस जगह को जहां से खून बाहर आ रहा है,
उस जगह को वो बंद कर देता है, उस जगह को वो बंद कर देता है। नाउ दिस माइट हैपन internally, this might happen externally. Wherever it happens, it can be known as internal hemorrhage or external hemorrhage. So the first and foremost thing is the clotting mechanism in these patients is deficient or damaged. Now the platelet active, therefore what happens, the platelet are not activated and they don't coagulate, they don't cascade over one another. So this can be because of three factors. One, there is some problem with the platelets. There is some problem with the platelets. Either the platelets are not reacting, or the platelets are not proper, or they are less in number. So this is one problem with the platelet. The another problem is with the factors of clotting. There are many factors of clotting, some of which you may know. For example, VWP, then vitamin K, clotting factor. These are many factors which are responsible for clotting. These factors are responsible for disintegration of the platelets, formation of fibrin, and other processes which are needed for coagulation. तो ये factors में deficiency हो सकती है, या factors might be not formed, factors might be ill formed, or factors might not be present. So the second problem is with the factors. The third problem is with the cascade. Now what is a cascade? Cascade is one layer over the other, one layer over the other. तो जब शरीर से खून बहना चालू हो जाता है, तो what is happening? Suppose this is the skin and this is where the blood is oozing out from. So the blood vessels, the platelets in the blood vessels, they come in contact with the epidermis, or you can say the air. And when they come in contact with the epidermis or the air, they disintegrate. They break down. When they break down, what happens is fibrin is released, which mixes with collagen. Collagen is somewhere here. So fibrin is released, which mixes with collagen. It forms a mesh-like structure. Jalidar, mesh-like structure. It forms a mesh-like structure. Now, in this mesh-like structure, the next part is going to happen. That is, और प्लेटलेट्स आते जाएंगे और इन जगहों पर जाके हवा से कांटेक्ट करेंगे, फिर इन जगहों में भी और एक मेश बनेगा. So this mesh-like structure is going on to continue. So this is the mesh formation. So when इस जगह पर भी जब प्लेटलेट आके मेश फॉर्म करेगा, so this is a cascade. Cascading effect मतलब मेश पे मेश, मेश पे मेश, मेश पे मेश. ये मेश इतना थिक हो जाता है या इतना डेंस हो जाता है, इतना बारीक हो जाता है कि अब उसके बाद यहां से खून बाहर नहीं निकल पाता. So there might be a problem with the cascade, that the platelets are proper, the 5 factors are proper, so the first mesh is prepared, लेकिन उसके बाद जो cascading effect होना चाहिए वो cascading effect नहीं हो पाता. So these are the primary factors, or which you can say is the problem with the clotting mechanism. Now the other issue might be the outermost tissue. The outermost tissue, अगर इसमें कोई मतलब अगर skin या mucosa या जो भी mucosa is the innermost tissue actually, but if you take the body as a pipe, अंदर के बाजू जो है हवा से कांटेक्ट करने वाला जो है म्यूकोजा है, और बाहर के बाजू जो है वो हवा से कांटेक्ट करने वाला डर्मिस और एपिडर्मिस है. तो आउटर मोस्ट टिश्यू में अगर कोई इशू है तो दैट बिकम्स अनदर इशू इन नॉट क्लॉटिंग. जैसे अगर यहाँ कोलेजन कम है, या फिर यहाँ इरेगुलरिटीज हैं, या फिर मतलब ठीक तरह से बना हुआ नहीं है, एन्यूरिज्म्स हैं इंटरनली, अगर एंडोथेलियम में एन्यूरिज्म्स हैं. एंडोथेलियम इज अ लेयर ऑफ द
हाँ, एंडोथेलियम इज द लेयर ऑफ द ब्लड वेसल्स. सो अगर यहाँ कहीं कुछ है तो दिस इज अ प्रॉब्लम विद द आउटर मोस्ट टिश्यू ऑफ ब्लड, outermost tissue which is circulating. The third is the pressure of blood. अगर कोई जगह से ब्लड जोर से जा रहा है एंड इफ द पाइप और द ब्लड वेसल विच इज कैरिंग दैट ब्लड is not in a position or not strong enough to hold, because when blood travels it will, ye again this is 8th standard physics, that when 8th or 9th standard, when water is flowing through a pipe it exerts pressure on the walls. wall पे pressure exert करेगा. तो if the pressure here is more, the pressure here is more, and if the pressure is not withstanded, और ये जो दीवारें हैं ये सहन नहीं कर पा रही हैं, तब भी ब्लड यहाँ से फूट के बाहर आ जाएगा. So the pressure of the blood is one another thing. That is what we see. Pressure of the blood. खून में धूप में गया, blood pressure बढ़ गया, नाक से खून आ गया. So the pressure of the blood is also one reason for not clotting or for blood loss. Fourth is a lining of vessels. ये हमने outermost tissue में discuss कर दिया था. But outermost tissue we majorly discuss on the mucosal layer and the dermis. The mucosal layer and the dermis and epidermis. The lining of the blood vessels are those which are flowing through this dermis and flowing through this below this mucosal layer. So if the lining of the vessels is not strong enough, which is also one of the reasons in which pressure is more. अब यहाँ दोनों एस्पेक्ट्स को डिफरेंशिएट करने का जरूरत है. एक में ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल बट द लाइनिंग ऑफ द वेसल इज वेरी वीक. सो ऐसे टाइम पे नॉर्मल ब्लड प्रेशर में भी व्हाट हैपेंस इज ब्लड बाहर आ सकता है. एक जब द लाइनिंग इज प्रॉपर बट मोर ब्लड प्रेशर इज फ्लोइंग और द ब्लड इज फ्लोइंग विथ मोर प्रेशर. So both these conditions have to be taken care. So these are the four different reasons because of which any bleeding disorder can happen. These are the four different reasons because of which any bleeding disorder can happen. So whenever we are learning Rakta Pitta, we have to consider or we have to keep in mind all these things to understand it better in a modern context. So what are the bleeding disorders which we know, which are currently popular in allopathic medicine? One is hemophilia. Hemophilia, in which the clotting factor is not proper. It is a genetic disorder where there are low platelets and the clotting factor is not proper. So this is one. The second is epistaxis. Epistaxis is नाक से खून आना. It is either related to the pressure of blood or related to the lining of vessels. Third is thrombocytopenic purpura. Thrombocytopenic purpura is when again platelets are less and coagulation doesn't occur. Bleeding specifically is inside the body. It is many a times not seen or not visible from the outside. Of course, there might be some petechial patches. Petechial patches जैसे डेंगू में दिखते हैं, चमड़ी के नीचे गोल 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 ब्राउन कलर के दाग आना चालू हो जाते हैं. So this might be a case of thrombocytopenic purpura. Purpura is small dots. So it might be thrombocytopenic purpura also. And fourth reason or fourth disease which we usually come to see is various syndromes. Killian syndrome और I don't know कितने सारे scientist के अलग अलग syndrome हैं. These all syndromes are related to different factors. As I said, there are 5 or 6 factors for clotting. So these all syndromes are related to different factors, the deficiency or the misworking, vikruti of different factors involved in clotting. So this is basically what we mean by
The modern view of Rakta Pitta, it is a bleeding disorder in which the clotting mechanism is not working properly. The clotting mechanism is not working properly because of one of the reasons, either platelets or the factors, or there is no cascade. The other reasons which might be that the outermost tissue, the mucosa or the dermis, might have a vikruti, or the blood pressure might be more, or the inner lining of the vessels, which is usually threefold: endothelium, mesothelium, exothelium. So inner lining of the vessels is deficient. It is not strong enough to hold the pressure, even the normal pressure of blood. So this is what we say is Rakta Pitta. Now we go to the first part of Rakta Pitta, the Karan. Now Rakta Pitta Karan has been elaborately mentioned in the Nidan Sthan. निदान स्थान में इसको बहुत डिटेल में वर्णन किया गया है. लेकिन all in all, what the basic reasons of Rakta Pitta is Pitta Prakopak Ahar Vihar. The basic reason of Rakta Pitta is Pitta Prakopak Ahar Vihar. जब तक पित्त का प्रकोप नहीं होता, रक्त पित्त नहीं उत्पन्न हो सकता. तो इसीलिए उष्ण आहार, जैसे गरम गरम खाने से क्या होगा, म्यूकोजा जल जाएगी, आपके इंटरनल लाइनिंग ऑफ द म्यूकोजा जल जाएगी. तो इसीलिए गरम गरम आहार लेना इज वन रीजन ऑफ रक्त पित्त. तीक्ष्ण आहार लेना, द इरिटेटिव शार्प आहार लेने से भी म्यूकोजा इरिटेट हो जाएगी. आम्ल, कटु और लवण, इसमें से तीनों चीजें जो हैं ये पित्त प्रकोपक रस हैं. दीज आर पित्त प्रकोपक रस विच प्रोबेबली कॉज अ damage or probably cause a misworking or vikruti in the different clotting factors in the body. Then atap is a external factor. जब आप ज्यादा धूप या ज्यादा गर्मी में रहते हैं तब आपके शरीर में what happens is blood circulation to the periphery automatically increases because thermostasis is one function of the blood. Thermostasis is one function of the blood. So if you are continuously staying in atap or continuously staying in a warm or hot environment, the blood circulations to your periphery will be more, the heart will function more, and धीरे 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 क्या हो जाएगा, आपके इंटरनल लाइनिंग्स जो हैं वो उतने लेवल का स्ट्रेस या उतना प्रेशर सहन नहीं कर पाएगी और फट जाएगी. So atap is also one of the reasons for Rakta Pitta. And last but not the least is Anna Vidah. Anna Vidah मतलब खाना पड़े पड़े सड़ जाना. खाना पड़े पड़े सड़ जाना, शरीर में खाना सड़ जाता है या तो विकृत हो जाता है, ज्यादा बर्नट अप हो जाता है. So this again is a reason probably of preparation of various toxins in the food which are going to be absorbed, going to be circulated in blood and going to damage the different factors of clotting. So रक्त पित्त के कारण में सभी पित्त प्रकोपक कारण उष्ण तीक्ष्ण गुण वाले चीजों का सेवन, उसके बाद तीनों रस कटु आम्ल और लवण, उसके बाद आतप सेवन या गर्मी में रहना, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अन्न का विदाह. विदाह मतलब एक्सेस बर्निंग. एक्सेस बर्निंग, जो हम तंदूर रोटी खाते हैं उसमें काला काला हो जाता है, दैट इज विदाह, एक्सेस बर्निंग. एक्सेस बर्निंग फूड का कभी हो जाएगा, जब वो पड़े पड़े सड़ना चालू हो जाएगा. सेम फूड इज एक्टेड बाय रिपीटेडली ऑन द सेम फूड इज एक्टेड बाय वेरियस एंजाइम्स. कल जो एंजाइम रात को आई थी वही एंजाइम उसी फूड पे आज भी काम कर रही है. सो दैट इज विदाह. क्यों? क्योंकि अभी पचने जैसा कुछ बचा ही नहीं है, अभी जो है वो जलने जैसा हो जाएगा. द फूड विल बी चार्ड. जैसे हम दूध रखते हैं, चालू करते हैं, फिर भूल जाते हैं, क्या हो जाता है, पहले जब तक जली अंश है उसमें, जब तक वो जली अंश है तब तक वो उसका गाढ़ा 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 होके रबड़ी हो जाता है. फिर जब जली अंश खत्म हो जाता है तो काला 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 होना चालू हो जाता है. या शक्कर को अगर कभी आपने गर्म किया हो तो पहले पहले शक्कर में जब तक पानी है, अनलेस एंड अनटिल देयर इज वाटर इन द, बिकॉज क्रिस्टल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वाटर, जब तक पानी है तब तक वो सफेद कलर की फिटकरी जैसे गरम गरम ये होती रहेगी, पिघल जाएगी,
और पानी अलग हो जाएगा, फिर जैसे ही पानी चला जाएगा, पानी उड़ जाएगा, वैसे वो काली काली होती जाएगी। तो दिस इज विदाह। विदाह इज सेम। हर चीज पे पचने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ अग्नि चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो अगर ज्यादा अग्नि का काम उस चीज पे हो गया तो वो चीज विदाहित हो जाती है। दाह मतलब अग्नि का चटका। आग में ज्यादा समय हाथ रखो तो चटका बैठ जाता है। चटके को गुजराती में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, बट गर्मी में अगर हम बॉनफायर लगा के बैठे तो एक पर्टिकुलर लेवल तक आप हाथ आग में रख सकते हैं या आग के पास रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा रखेंगे तो हाथ जल जाए। तो वही एक कारण है कि पित्त का प्रकोप होके अन्न का विदाह हो जाता है। अब चलते हैं संप्राप्ति की तरफ। संप्राप्ति बहुत बड़ी है, मैंने उसको फ्लो चार्ट में करने की कोशिश की है। सबसे पहले पित्त जो है वो स्व कारण से प्रकोपित हो जाता है। स्व कारण से प्रकोपित हो जाना मतलब आम्ल, कटु, लवण, विदाह, ये स्व कारण है। तो यहाँ पर पित्त का प्रकोप सबसे मेन है। पित्त प्रकोपित हो जाना इज द फर्स्ट स्टेप। अब पित्त प्रकोप होके वो बहुत जगह पे जा सकता है, ठीक है, आंख में जा सकता है, चमड़ी में आ सकता है, बट ये पित्त प्रकोप होके कहाँ चला जाता है? ये पित्त प्रकोप होके रक्त स्थान में चला जाता है। तो पॉसिबली देर इज अ स्थान संश्रय हेतु इन द रक्त स्थान, या रक्त व स्रोतस में पित्त का प्रवेश हो जाता है। रक्त व स्रोतस के मूल स्थान है यकृत और प्लीहा। रक्त व स्रोतस के मूल स्थान जो है वो यकृत और प्लीहा। तो रक्त पित्त में पित्त प्रकोप होके रक्त स्थानगत होके यकृत और प्लीहा में चला जाता है। उसके बाद यहाँ पर नाउ एवरीबडी नोज यकृत एंड प्लीहा आर द टू मेन ऑर्गन्स विच हैव बीन आइडेंटिफाइड इवन टुडे। आज की तारीख में भी ये माना गया है, रक्त में जितने भी फैक्टर्स हैं या रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, ये सभी चीजें जो हैं वो मेटाबोलाइज कहाँ होती है? यकृत में, लिवर में होती है। तो रक्त स्थानगत पित्त रक्त को दूषित कर लेता है। रक्त को कहाँ स्टोर किया जाता है? प्लीहा में स्टोर किया जाता है। तो इसीलिए इन दोनों अवयवों की विकृति का यहाँ पर, या ये दोनों अवयव जो हैं वो स्थान संशय के लिए सबसे आइडियल स्थान पित्त को लगते हैं। तो इसीलिए प्रकुपित पित्त जो है वो रक्त स्थानगत होके यकृत और प्लीहा में चला जाता है। अब यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो या तो एक जगह पर ब्लड स्टोर हो रहा है या दूसरी जगह ब्लड बन रहा है। यहाँ स्टोर हो रहा है, यहाँ बन रहा है। तो जब यहाँ पित्त चला जाता है तो जो भी रक्त बन रहा है या स्टोर हो रहा है उससे मिश्रित हो जाता है। इट मिक्सिस, द पित्त मिक्सिस विथ रक्त, उसमें मिश्रित हो जाता है। और मिश्रित होके क्या करता है कि रक्त का जो नॉर्मल कंस्टिट्यूएंसी है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी जो है, उसको बिगाड़ देता है। या तो एंजाइम्स ज्यादा चले जाएंगे या फैक्टर्स बनना बंद हो जाएंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा इस तरह से, जैसे जिससे रक्त दूषित हो जाता है। रक्त दूषित हो जाता है। रक्त दूषित होके फिर क्या करता है? वही पित्त रक्त के साथ संचार करता है। नाउ दिस रक्त के साथ संचार वाला चीज जो है, इसको ये समझने का जरूरत है कि पित्त जो है वो रक्त के साथ संचार करता है मतलब क्या है? मतलब जो जो भी चीजें पित्त ने डिस्ट्रॉय कर ली है या मैल प्रोड्यूस कर दी है, मिस प्रोड्यूस कर दी है, ओवर प्रोड्यूस कर दी है, वो रक्त के साथ घूमती रहती हैं। वो सब चीजें रक्त के साथ घूमती रहती हैं। इसीलिए शायद इसको कहा गया है कि वही दूषित पित्त रक्त के साथ संचार करता है। अब ये जितनी भी सब चीजें हैं, जितने भी सब आइटम्स हैं, ये शरीर में घूमती रहेंगी। शरीर में घूमने से क्या होगा? अलग अलग धातुओं से वो जाके मिलेंगी। तो रक्त मांस, मांसादि धातुओं से वो जाके मिलती है। और जब भी कभी इरिटेट, बॉडी इरिटेट हो जाता है तो क्या करता है? बॉडी अगर इरिटेट हो जाता है कोई चीज से तो वो फ्लश करता है। इट फ्लशेस। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फ्लशिंग? हमने पानी पूरी खाई, पानी पूरी में
हमने तो इतनी सी पानी पूरी खाई, 6 पानी पूरी खाई, उसमें कितने पानी, मतलब गोलगप्पे, कितना कितना पानी गया होगा गोलगप्पों में। लेकिन उसमें जो भी चटनी डाली थी या उसमें जो भी पानी डाला था, अगर उसमें इन्फेक्शन है तो ये इन्फेक्शन कहाँ रीच करेगा? इफ इट पासिस द हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑफ द stomach, it will enter into the small intestine, and the small intestine is usually a place where the organisms thrive, जहां organisms बढ़ सकते हैं। स्टमक में आपको ज्यादा organisms नहीं मिलेंगे because it is an acidic environment, but when the food reaches the small intestine, the whole environment changes from acidic to basic environment, highly acidic to slightly basic environment, and base or alkali, a mild alkali can thrive organisms can live in a mild alkaline environment. That is why if you see, even your body is slightly alkaline, the pH of your body is around 8, the pH of different average pH is around 8, so it is a slightly alkaline environment which is supportive to life. तो अब यहाँ जो है वो गोलगप्पे में से खाए हुए ऑर्गेनिज्म जो हैं वो पहुंच जाते हैं, पहुंच जाके क्या करते हैं? इरिटेट करना चालू कर देते हैं, मल्टीप्लाई करना चालू कर देते हैं, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर देते हैं जो उस एनवायरनमेंट को इरिटेट कर देता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन गेट्स इरिटेटेड। अब हमने 6 गोलगप्पों में कितना सा पानी लिया है? कुछ भी नहीं। लेकिन जब हमको जुलाब लगता है तो कितना पानी जाता है जिससे कम से कम 600 गोलगप्पे भर सके? तो फ्रॉम वेयर डज दिस वाटर कम? ये पानी आता कहां से? हमने थोड़ी 600 गोलगप्पे खाए थे या हमने थोड़ी 600 गोलगप्पे इतना पानी पिया था। ये पानी आता है बॉडी के अलग अलग टिश्यूज से, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स विच आर यूटिलाइज्ड टू फ्लश ऑफ। उस चीज को शरीर से बाहर निकालने के लिए, फ्लशिंग ऑफ मैकेनिज्म के लिए यूज होता है या ये पानी लाया जाता है। तो जैसे ही ये मांसादी धातु को में मिल जाता है, तब ये सब मांसादी धातु उन टॉक्सिन्स को आइडेंटिफाई करके उसको फ्लश ऑफ करने के लिए अपने अंदर से जलांश या वाटर कंटेंट जो है वो रक्त में डालना चालू करते हैं। क्यों? क्योंकि रक्त में जितना ज्यादा जलांश रहेगा उतना ज्यादा रक्त किडनी में जाके फिल्टर हो पाएगा। जितना ज्यादा जलांश उतना अच्छा फिल्ट्रेशन। तो इसीलिए मांसादी धातु जो है वो जलांश डालना चालू कर देते हैं। इससे 2 चीज हो जाती है, मतलब एक्चुअली एक ही चीज होती है। ये रक्त में पित्त का आभास जो है ये तो यही चालू हो जाता है, दिस इज हियर। रक्त में पित्त का आभास जो है वो यही चालू हो जाता है। पित्त की उष्णता से जब मांसादी धातु जलांश रक्त में डालते हैं तब रक्त की मात्रा की वृद्धि हो जाती है। सो मात्रा की वृद्धि हो जाने से क्या होता है? इफ द क्वांटिटी इज मोर ऑफ ब्लड, द pressure increases. So here if you see, you have something related to the factors. Here if you see, you have something related to the pressure. And स्थान संश्रय के लिए जैसे उसने यकृत प्लीहा चुना है, वैसे ही शायद कोई जिस जगह से वो बाहर निकलने वाला है, that might be a place where the lining is weak, क्योंकि हर जगह से बाहर नहीं निकलता। सॉरी, तो द लाइनिंग में बी वीक इन दोज प्लेसेस। तो एक तो मात्रा वृद्धि हो गई, ऊपर से कहीं कहीं लाइनिंग वीक है, तो गुब्बारा मतलब ब्लड वेसल्स के बाहर गुब्बारा आता है और फूट जाता है। फूट जाता है, जैसे ही गुब्बारा फूट जाता है लाइनिंग का, वैसे ही ब्लड लॉस चालू हो जाता है। तो दिस इज समवॉट द आज गला बहुत खराब है। दिस इज समवॉट द संप्राप्ति ऑफ रक्तपित्त, जिसमें वी लुक आउट फॉर द स्टेप्स वंस अगेन। पहले पित्त का प्रकोप हो जाता है, पित्त रक्त के स्थान में चला जाता है, यकृत और प्लीहा में।
वहां जाके वो रक्त को दूषित कर देता है। रक्त को दूषित करने के बाद ये दूषित रक्त जो है वो पूरे शरीर में घूमता रहता है। घूमते घूमते मांसादी धातु से कांटेक्ट में आता है। मांसादी धातु जो है वो अपना जलीय अंश उसमें डाल देते हैं कि भाई जा तू फ्लश करके आ जा। ठीक है, जलीय अंश डालने से रक्त की मात्रा बढ़ जाती है। द क्वांटिटी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन increases, and if there is any problem with a lining anywhere, what happens? रक्त वहां से फूट के बाहर आना चालू हो जाता है, जिसको हम रक्त पित्त कहते हैं। So what we will do is we will end this meeting here because there are only 4 minutes remaining. By that time I will give you the link of the attendance. तो ये लिंक है और मैं 2 मिनट में इस मीटिंग को बंद कर दूंगा। आई विल स्टार्ट अ न्यू मीटिंग। So everybody click on the link and go give the attendance and come back in this meeting. अगली मीटिंग चालू करूंगा तब भी ये लिंक वापस सर्कुलेट करूंगा अगर किसी का नहीं हो पाया है तो। We have 41 people listening to the lecture, so I'll come back in a jiffy.